हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम हाइड्रोकार्बन है और इसमें हम हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है हाइड्रोकार्बन। बीएससी नर्सिंग क्लासेस में रसायन विज्ञान में हाइड्रोकार्बन के समझना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बीएससी नर्सिंग जो प्रवेश परीक्षा होती है उसके लिए हाइड्रोकार्बन की अवधारणा, जो भी कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंककि इसमें कार्बन रसायन की कुछ विज्ञान की बुनियादी बातें दे रखी हैं जिसको समझना होगा। रसायन विज्ञान के कई पहलू हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें चिकित्सा और उद्योग और पर्यावरण में उनके अनुप्रयोग शामिल हैं। यहाँ हाइड्रोकार्बन से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट की रूपरेखा दे रखी है जिनका आमतौर पर विभिन्न प्रकार की जो भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें टेस्ट किया जाता है। साथ ही इसमें कुछ बुक्स को भी बताया गया है इस चैप्टर के अंतर्गत, तो उसमें हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाइड्रोकार्बन का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु से ही मिलकर बनाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी अगर हम इसको तोड़ेंगे, हाइड्रो कार्बन, तो इसमें दो परमाणु आएंगे जिसमें पहला होगा हाइड्रोजन और प्लस कार्बन, तो इन दोनों को मिलाकर बन जाता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये ईंधन, फ्यूल, ऑयल्स यानी तेल और नेचुरल गैसेस जैसे कई पदार्थों का आधार भी होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जो ईंधन, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे कई पदार्थों का आधार भी होते हैं। ठीक है, तो नर्सिंग क्लासेस में महत्व, इसका इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग क्या होता है। हाइड्रोकार्बन को समझना फार्माकोलॉजी, औद्योगिक रसायन विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान यानी इन्वायरमेंट साइंस के पहलुओं को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो नर्सिंग शिक्षा का एक हिस्सा होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें किस तरीके से इसको वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को कार्बन परमाणुओं के बीच बंधनों के प्रकार और उनकी संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाइड करने का जो बेस होता है, उनके बीच जो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच जो बॉन्ड लगा होता है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है, जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्केन्स। एल्केन्स यानी एल्केन्स जो होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, यानी इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। एल्केन्स की जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा, यानी कि एल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध। ठीक है, यानी जो कार्बन कार्बन के परमाणु होते हैं, कार्बन कार्बन, उनके बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिकॉज इनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु के लिए मैक्सिमम पॉसिबल हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। यानी कि प्रत्येक कार्बन
कार्बन के लिए जितने भी हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है वो इसके साथ जुड़े होते हैं, इसलिए ये सैचुरेटेड कहलाते हैं, यानी संतृप्त होते हैं। ठीक है, इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, इसका जो जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2। ये एल्केन्स का एक जनरल फार्मूला है, यानी जहां n जो होता है वो परमाणु की संख्या होती है, 1 2 3 4, इस तरीके से ये चलता रहता है। ठीक है, यानी अगर हम यहां पर n की जगह 1 रखेंगे, देख लीजिए, अगर हम यहां पर n बराबर 1 रखते हैं तो C1H2 × 1+2, ये बन जाएगा CH और 2 बन जाए 2+2 यानी 4, CH4। और ये फार्मूला जो हो जाता है वो मीथेन का होता है। ठीक है, ये देख लीजिए, जैसे यहां पर ये बन चुका है मीथेन, ये फार्मूला यहां से निकल के आ गया, यानी एक कार्बन है तो यानी इसका जो फार्मूला होता है इसी के आधार पर ये सारे जो यौगिक हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने n बराबर 1 रखा तो यहां पर फार्मूला निकल के जो यौगिक आएगा वो आएगा CH4। अगर हम 2 रख के देखेंगे तो देख लीजिए क्या आएगा, C2H2 × 2+2 यानी C2H, 2 2 4+2 यानी 6, C2H6। ये देखिए, ये बन जाता है एथेन। ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चों, एथेन। अब इनके बीच जो होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे अगर हम इसको एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएं तो देखिए क्या होता है, जैसे हम मीथेन का स्ट्रक्चर लेते हैं, ये हमारा फार्मूला किसका है, मीथेन का। ठीक है, तो मीथेन का स्ट्रक्चर जो बनेगा, कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है और इससे हाइड्रोजन भी कितने लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं, तो चारों हाइड्रोजन को इसके चारों ओर लगा देंगे। तो देखिए सभी में यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारा कहलाएगा एल्केन्स। ठीक है, यानी सैचुरेटेड है, यानी कार्बन के लिए जितनी हाइड्रोजन की आवश्यकता है वो यहां पर कंप्लीट है, यानी अधिकतम संभव परमाणु उपस्थित होने के कारण ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ऐसे एक और स्ट्रक्चर देखते हैं एथेन का, यानी C2H6। अब कार्बन कार्बन हमने 2 ले लिए। ठीक है, अब हमारे 6 हाइड्रोजन बचे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बन गया वो हमारा एथेन का स्ट्रक्चर बन गया। इसमें भी देख लीजिए सभी में कार्बन कार्बन के बीच जो भी है वो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एल्केन्स हो जाएंगे। और इन कार्बन के लिए अधिकतम 6 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी हम आगे बढ़ते चले जाएं तो मेथेन के बाद एथेन, फिर प्रोपेन, फिर एक और ऐसे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ठीक है, ये 10 तक है, और भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं एल्कीन्स की। सेकंड नंबर पर एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या होते हैं, हिंदी में इसको इस तरीके से लिखते हैं एल्कीन्स। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। एल्कीन्स क्या होते हैं, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, क्योंकि एल्कीन्स में कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, जो एल्कीन्स होता है उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है, वे असंतृप्त होते हैं क्योंकि इनमें एल्केन्स की तुलना में कम हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी कार्बन कार्बन के बीच क्या होते हैं, कार्बन के लिए जितने हाइड्रोजन परमाणु चाहिए उससे कम होते हैं। ठीक है, एल्केन्स में क्या होता है, अधिक हाइड्रोजन होते हैं, जबकि एल्कीन्स में कम हाइड्रोजन उपस्थित होने के कारण ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। ठीक है, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें तो देखिए
यहां पर भी n बराबर क्या होगा, n बराबर जो होगा वो 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। ठीक है, देखिए अब हम n बराबर 2 रख के देखते हैं, तो C2H2 इंटू 2 ये बन जाएगा C2H4। अब इसमें क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा एथीन। ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में एन होता है, डबल बॉन्ड में इन होता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में इन होने के कारण इसका नाम एथ यानी एथीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, एथीन। ठीक है, हाँ चलिए आइए देखते हैं। अगर हम इसको इस इंग्लिश में लिखें ATHENE एथीन। ठीक, अब हम इसके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए पहले हम देख लेते हैं जो एल्केन्स हैं उसके गुण क्या होते हैं। ठीक है, एल्केन्स के गुण जो हैं गैर प्रतिक्रियाशील है। कैसे हैं, नॉन रिएक्टिव। ठीक है, इनका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, एज अ फ्यूल। ठीक, और इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने बताई थे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। ठीक, नेक्स्ट एल्कीन्स के प्रॉपर्टीज देखते हैं, गुण क्या होते हैं एल्कीन्स के। एल्कीन्स की तुलना में ये अधिक रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जो एल्कीन्स होते हैं यानी डबल बॉन्ड वाले जो भी यौगिक होते हैं वो एल्केन्स की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक और सिंथेटिक सामग्री जो भी होती है, प्लास्टिक और सिंथेटिक मटेरियल के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे एथीन, प्रोपीन। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं स्ट्रक्चर के रूप में, जैसे C2H4 है। ठीक है, क्या है C2H4, C2। ठीक है, अब 2 H यानी कि कितने H है, 4 H है। एक H यहां लगा दिया, एक H यहां लगा दिया, एक इसके साथ जोड़ दिया, एक इसके साथ जोड़ दिया। अब हम यहां पर देखते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। देखिए 1 2 3 कितनी हो गई, 3 है, होनी 4 चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। 4 वैलेंसी हो गई इसकी, इसकी भी देख लीजिए 1 2 3 और 4, इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया बच्चों, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होने के कारण ये जो कहलाएगा एल्कीन्स। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे ही इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं एल्काइंस की तरफ। ठीक है, जो C नंबर का है हमारा एल्काइंस, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि इसकी जो परिभाषा होती है, एल्काइंस में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड का होना आवश्यक है। ठीक है, तो जब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो ये कहलाएगा एल्काइंस। ठीक है, जब इसका नाम लिखा जाता है तो इसमें लास्ट में आइंस जोड़ते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, आइन। ठीक, जैसे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अब इसका फार्मूला जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। ठीक है, यानी एल्केन में क्या हुआ, +2 था, एल्काइन एल्केन, एल्केन के बाद क्या आया था, एल्कीन। एल्कीन में क्या होता, 2 कम हो गए थे, फिर एल्काइन में और 2 हाइड्रोजन परमाणु कम हो गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो जनरल फार्मूला बन जाएगा CnH2n-2। ठीक है, इसमें n जो होगा वो 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए जो एथाइन है, सबसे पहला जो यौगिक होगा वो एथाइन से होगा। ठीक, एल्केन में मेथेन से स्टार्ट होता है, एल्कीन में एथीन से स्टार्ट होता है, और एल्काइन में एथाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, C2H2, C2H2। अब इसमें हाइड्रोजन 2 लगाने हैं। अब यहां पर देखिए कार्बन की वैलेंसी 2 है, करनी कितनी है, 4, तो यहां पर
दो बॉन्ड और लगा देते हैं। इस तरीके से ये बन जाएगा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। अब इस कार्बन की भी वैलेंसी 4 हो गई और इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो गई। इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा एथाइन। ठीक है, ऐसे ही प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव, अत्यधिक क्रियाशील। ठीक है, इसका प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है, जैसे एसिटिलीन गैस जो वेल्डिंग की जाती है लोहे पर, धातुओं पर, वो एसिटिलीन गैस की जाती है। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल है एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इन तीनों को एक बार में समझ लेते हैं क्या क्या था। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था एल्केन। इन शॉर्ट देख लीजिए, एल्केन्स। एल्केन्स में क्या आया था? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्या आया था बच्चों? हाँ, एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड आया था। ठीक, और फिर आता है एल्कीन्स और फिर आता है एल्काइंस। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका जो जनरल फार्मूला था वो क्या था, ये भी देख लीजिए। जैसे इसका जनरल फार्मूला था CnH2n +2 और इसका जनरल फार्मूला CnH2n और इसका जनरल फार्मूला था CnH2n -2। ठीक है, अब हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, कॉमन एग्जाम्पल जो है, जैसे C2 हाँ C2H6 क्या है ये बच्चों? एथेन। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल ले रहे हैं C2H4, ये था एथीन, और एक एग्जाम्पल इसमें भी ले लेना है C2H2 और ये है एथाइन। अब देखिए, शॉर्ट में तीनों को समझ लीजिए अच्छे से। जो एल्केन्स होते हैं ये संतृप्त था, कैसा? संतृप्त यानी सैचुरेटेड, और ये दोनों थे असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, एल्केन्स का फार्मूला CnH2n +2 है। फिर इसमें 2 कम कर दीजिए, यानी +2 कम कर दिया तो ये बचा CnH2n। ठीक है, फिर यहां पर 2 और कम कर दीजिए तो ये बन जाएगा CnH2n -2। ठीक है, क्या बन जाएगा? CnH2n -2। ठीक है, अब इसका फार्मूला देख लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए। यहां पर देखिए एथेन, 2 कार्बन है, N की जगह यहां पर हमने 2 रखा, 2 ये हो गए, 2 दूनी 4 + 2 यानी 6, यहां 2 रख दीजिए, 2 2 दूनी 4 तो C2H4। यहां 2 रखेंगे 2 और यहां 2 दूनी 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2 बचे। ठीक है, यहां पर देखिए 2 हाइड्रोजन कम होते चले गए, कार्बन उतने ही रहेंगे, यानी N बराबर हमने 2 रखा था। ठीक है, C2 C2 C2, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, फिर 2 कम कर दिए 4 बचे, यहाँ और 2 कम कर दिए तो 2 ही बचे। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद है आप लोगों को ये एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एरीन्स के बारे में, जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये जो तीनों होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। जबकि अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे एरीन्स, ये होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एरोमेटिक मतलब होता है सुगंधित। ठीक है, एरोमेटिक का जो मीन्स होता है उसका मतलब होता है सुगंधित, यानी खुशबू आना। ठीक है, तो सुगंधित हाइड्रोकार्बन यानी एरीन्स, ठीक, क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन जो होगी, एरोमेटिक, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें एक बेंजीन रिंग या
अन्य रिंग संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिनमें बारी बारी से सिंगल और डबल बॉन्ड आते हैं। ठीक है, ये अपनी संरचना में अनुनाद यानी रेजोनेंस के प्रभाव के कारण स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, किसके कारण? रेजोनेंस के प्रभाव के कारण स्थिर हो जाते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो CnHn होता है। ठीक है, क्या होता है? CnHn। अब इसके प्रॉपर्टीज अपनी विशिष्ट गंध के लिए जाने जाते हैं, यानी इसमें एक सुगंध आती है जिसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल जैसे बेंजीन C6H6, टॉलुइन C6H5CS3। अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाए रिंग के टाइप में तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ठीक है, थोड़ा सही से बनाते हैं। ये देख लीजिए। ठीक है, ठीक ठीक है, समझ में आया? ये एक बेंजीन रिंग बन जाती है जिसमें एक को छोड़कर एक पर बॉन्ड लगाते चले जाते हैं। ठीक है, या इसको एक इस तरीके से बना देते हैं। ये साइक्लिक प्रोसेस होती है, ये बॉन्ड कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसको हम एक रिंग बना देते हैं बीच में। ठीक है, यानी साइक्लोहेक्सेन बनाने के बाद में इसके एक बीच में एक रिंग बना दी जाती है, तो ये बेंजीन बन जाता है। यानी इसमें क्या होते हैं? 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अब इसका एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। देखिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहां पर बना देते हैं। ये सब ओपन स्ट्रक्चर जो बनेगा, जैसे कार्बन, ठीक है, फिर एक कार्बन लिया, फिर यहां पर एक कार्बन लिया और इसको एक कार्बन से जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, ये ठीक है। ये एक बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन यहां पर अभी हाइड्रोजन अपने अभी नहीं जोड़े हैं। देखिए, अब हाइड्रोजन भी जोड़ देते हैं। प्रत्येक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ये हमने प्रत्येक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी जोड़ दिया। अब यहां पर हम कार्बन की बैलेंसी चेक करते हैं। कार्बन की बैलेंसी कितनी होनी चाहिए बेटा? 4 होनी चाहिए। आइए चेक करते हैं। 1 2 3, लेकिन यहां पर क्या है? कार्बन की बैलेंसी 3 ही रह गई है। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहां पर एक हम बॉन्ड लगा देते हैं। लगा दिया? ठीक। अब चेक करिए, 1 2 3 4, इस कार्बन की बैलेंसी पूरी हो गई। 1 2 3 4, इसकी भी पूरी हो गई। इसकी देख लीजिए, 1 2 3 नहीं पूरी हुई है, तो एक छोड़ के एक बॉन्ड लगा दिया। अगला वाला हमने छोड़ दिया, नेक्स्ट वाले पर डबल बॉन्ड लगा दिया। फिर अगला छोड़ देंगे, फिर एक और डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब डबल बॉन्ड में बच्चों क्या आता है? ईन। ठीक है, क्या आता है? ईन। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन। क्या हो जाएगा बच्चों? बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन रिंग बन गई। या इसको डबल बॉन्ड ना लगाएं तो इसमें क्या करेंगे? या रिंग, लेकिन यहां पर ओपन स्ट्रक्चर है इसलिए यहां पर बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, देख लीजिए इसको अच्छे से। आइए अब हम बात करते हैं जो हाइड्रोकार्बन है उसका नामकरण। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के नाम लिखने को आता है। ठीक है, एक डायग्राम दे रखा होगा या कोई एक स्ट्रक्चर दे रखा होगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसका IUPAC नाम लिखिए या हाइड्रोकार्बन का नाम लिखिए। तो किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, हाइड्रोकार्बन के नामकरण के लिए एक पद्धति है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम का नाम क्या है? उसका नाम जो है IUPAC। पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर
एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है बच्चों? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं IUPAC। ठीक है, अब इस IUPAC के आधार पर ही हम विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स हैं या डायग्राम्स यानी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका नामकरण किया जाएगा। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कोई एक स्ट्रक्चर दे रखा है, कोई संरचना दे रखी है, कोई हाइड्रोकार्बन का एक संरचना दे रखी है, तो उसमें सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला को सिलेक्ट किया जाता है। क्या करते हैं, सबसे लंबी कार्बन चेन जो होती है उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या देखते हैं। इसके बाद हम जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिसे हम हिंदी में क्रियात्मक समूह कहते हैं, उसको देखते हैं क्या वो प्रेजेंस है या नहीं। जैसे OH होता है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, और COO होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से एस्टर होता है, एमीन्स होते हैं, ठीक है, कीटोन्स होते हैं, ये सभी क्रियात्मक समूह के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसके बाद जैसे सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर ये दे रखा है CH3, CH2, CH, COO, CH3 और एक ये लगा है C2H5। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हमने एक कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, कौन सी, ये वाली। ठीक है, क्या कर ली हमने, एक कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब क्या होगा यहां पर 1 2 3 4, लेकिन इधर से नंबरिंग नहीं होगी। नंबरिंग किधर से होगी, जिधर फंक्शनल ग्रुप लगा है। यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है COOCH3। कौन सा, COOCH3। ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOR है, यानी इसका नाम है एस्टर। कौन सा है, एस्टर। और इसमें क्या लगता है, क्या लगता है, ओएट लगाते हैं। लास्ट में क्या लगाते हैं, ओएट, OATE। ठीक है, अब देखिए जैसे अब हम ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 4 के लिए क्या करते हैं, ब्यूटेन। ठीक है, अच्छा हम पहले कार्बन देख लेते हैं। जैसे अगर एक कार्बन है तो क्या लिखते हैं, मेथ। ठीक है, 2 कार्बन है तो लिखते हैं मेथ एथ। ठीक है, क्या लिखते हैं बच्चों, एथ, ETH। 3 कार्बन अगर आ जाते हैं तो प्रोप। 4 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट। 5 कार्बन के लिए पेंट। ठीक है, अगर 6 कार्बन आ जाए श्रृंखला में, चेन में, तो क्या आ जाएंगे, हेक्स। 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। ये 10 तक याद कर लीजिएगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ठीक है, ये कार्बन श्रृंखला है। ठीक है, जितने कार्बन जुड़े होंगे उसके अनुसार नाम लिखा जाएगा। अब यहां पर क्या है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या है यहां पर, ब्यूट। ठीक है, और सभी में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। इस श्रृंखला में देखिए, जो श्रृंखला है उसमें क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। ये तो अलग है, डबल बॉन्ड, इससे मतलब नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह का डबल बॉन्ड है। ठीक है, मेन चेन में डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, अब यहां पर क्या लगा है, एस्टर ग्रुप लगा है, इसलिए ओएट, तो ये बन जाएगा ब्यूटेनोएट। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और देखिए, यहां पर सेकंड नंबर पर जो लगा है, यहां सेकंड कार्बन पर एक साइड चेन लगी हुई है C2H5, जिसका नाम हो जाएगा एथ। ठीक है, अब C2H6 तो एथेन होता है, लेकिन यहां पर C2H5 है, तो एक हाइड्रोजन परमाणु कम है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथिल। ठीक है, क्या हो जाएगा, एथिल।
तो सेकेंड कार्बन पर क्या लगा है, 2 एथिल ब्यूटेनोएट, 2 एथिल ब्यूटेनोएट, ठीक है। और इसका नाम मिथाइल पहले क्यों लिखा है, अब मिथाइल भी देख लीजिए भैया, यहां पर ये CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें 2 R लगे हुए हैं, 2 एल्काइल समूह, 1 और 2। एक एल्काइल समूह कौन सा लगा हुआ है, ये वाला ब्यूटेन, ठीक है। ये साइड चेन हो गई C2H5 और दूसरा R CH3 है, ठीक है। तो समझ में आया बच्चों, देखिए फिर से देख लीजिए एक बार और। एक R जो है इधर वाला R वो है CH3 जिसका नाम हो गया मिथाइल, ठीक है। दूसरा 4 कार्बन, 1 2 3 4, दूसरे 4 के लिए मतलब R के लिए 4 कार्बन है, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन हो गया। अब साइड चेन में क्या लगा है, एथिल, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा मेथिल 2 इथाइल ब्यूटेनोएट, मेथिल 2 एथिल ब्यूटेनोएट, ठीक है, मेथिल 2 एथिल ब्यूटेनोएट, ठीक है। नेक्स्ट, अभी और जब हम देखेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी एक एग्जांपल देखा है, और भी एग्जांपल देखते हैं हम। ये देखिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा सेकेंड एग्जांपल है, क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH, ठीक है, क्या है, COOH, ठीक है। कौन सा ग्रुप लगा है, COOH, यानी ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, और इसका जो सफिक्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ओइक एसिड। क्या लिखा जाएगा बच्चों, सफिक्स में ओइक एसिड लिखा जाता है, ठीक। अब सबसे पहले मेन चेन सिलेक्ट करते हैं, ये हमारी हो गई मेन चेन, ठीक, क्या हो गई, मेन चेन। नंबरिंग करते हैं किधर से, क्रियात्मक समूह की तरफ से, 1 2 3 4। अब इस मेन चेन में आपको एक डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, ये है डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है, फर्स्ट सेकंड नंबर के कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और इस मेन चेन में टोटल कार्बन जो है वो 4 है, ठीक है। कितने कार्बन है, 4 है, तो 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, ठीक। सेकंड नंबर पर क्या लगा है, सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड को हम लिखते हैं ईन में, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 ईन, ठीक है। और फर्स्ट कार्बन पर ओइक एसिड जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हो जाएगा 1 ओइक एसिड, ठीक है। बात समझ में आई, देख लीजिए अलग से हम लिखते हैं, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, ठीक है। और सेकंड नंबर पर लगा है ईन, यानी डबल बॉन्ड लगा है इसलिए ईन लिख दिया, और फर्स्ट कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है जिसका नाम हो जाएगा ओइक एसिड, तो इस तरीके से जो इसका नाम हो जाएगा वो ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट और देखते हैं, एक और एग्जांपल से समझिए। तीसरा एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड C और OCH3 CH3, इसमें भी सबसे पहले हम एक मेन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, सीधी सीधी एक चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये वाली आ जाएगी, इसमें भी 4 कार्बन की चेन सेलेक्ट हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहां पर सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा है, ईन तो आना ही आना है, ठीक है। 4 कार्बन है, ब्यूट भी आएगा, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, ब्यूट और 2 ईन, यानी मेन चेन में क्या आ जाएगा, ब्यूट और सेकंड कार्बन पर ईन, तो ब्यूट 2 ईन। इससे पहले एक ये जुड़ा हुआ है हमारे पास, ये जो समूह है वो ROR समूह है, कैसा है, ROR, ठीक है। यानी इसमें क्या लिखते हैं, एक एल्कोक्सी एल्केन लिखा जाता है, ROR में क्या लिखा जाता है, एल्कोक्सी एल्केन। जो छोटा R होता है उसमें ऑक्सी जोड़ देते हैं, और जो बड़ा R होता है उसमें एन जोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों, एन इन आइन कुछ भी जैसे भी बॉन्ड लगे होंगे उस हिसाब से। तो इसमें कम कार्बन वाला क्या है, CH3 है, ठीक है, पहला R CH3, और CH3 के लिए हम लिखते हैं मेथ,
ठीक है, एक कार्बन क्या लिखते हैं, मेथ, और इसमें क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी, तो ये बन जाएगा मेथॉक्सी। ठीक है, और सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए हमने लिख दिया 2 मेथॉक्सी। ठीक, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सेकंड पर डबल बॉन्ड है इसलिए 2 ई। देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, सबसे पहले यहां पर देखिए छोटा कार्बन, छोटा आर जो है मेथ, मेथॉक्सी, कितने नंबर पर, सेकंड कार्बन पर मेथॉक्सी। ठीक, फिर ब्यूट, सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड है इसलिए ईन, तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी ब्यूट 2 ईन। ठीक है बच्चों, अब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण, जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है उनका नामकरण किस तरीके से करेंगे। एल्केन्स, एल्केन्स में क्या करते हैं, एन प्रत्यय का उपयोग करके नामित किया जाता है, जैसे मीथेन, इथेन। ठीक है, जो एल्केन है उसमें क्या लगाते हैं, एन लगा देते हैं, एल्कीन्स में इन जोड़ते हैं, और एल्काइंस में आइन जोड़ते हैं। एल्केन्स में बच्चों क्या जोड़ते हैं, एन, एल्कीन्स में इन, और एल्काइंस में आइन, यानी वाई एन ई। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, मेथेन, एथेन हो गया एल्केन में, एल्कीन में एथीन, प्रोपीन हो गया, एल्काइंस में एथाइन और प्रोपाइन हो गया। ठीक है, ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के रासायनिक नाम हो गए। ठीक है, अब हम हाइड्रोकार्बन के रासायनिक गुणों पर देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले है कंजम्पशन रिएक्शन। कंजम्पशन रिएक्शन यानी दहन अपक्रिया, दहन मतलब किसी को जलाना। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी H2O का निर्माण करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, कोई हमने एक हाइड्रोकार्बन लिया मेथेन और इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ करा दी, तो यहां पर जो बनेगा वो CO2 प्लस और क्या बनेगा बच्चों, जल का निर्माण होगा। जैसे देख लीजिए CH4 प्लस O2 किसके साथ क्रिया कराई, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, तो यहां पर बन जाएगा CO2 प्लस H2O। ठीक है, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल। ठीक बच्चों, तो ये हमारा हो गया दहन अपक्रिया यानी कंजप्शन रिएक्शन। इसके बाद योगात्मक अपक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब जुड़ जाते हैं। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन योगात्मक अपक्रियाओं से गुजरते हैं। जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं वो योगात्मक अपक्रियाओं से योगात्मक अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जहां परमाणु सेकेंड या डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं। सेकेंड बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों से ही जुड़े होते हैं। यानी जो एल्केन होते हैं, एल्कीन जो होते हैं वो डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कोई एक रिएक्शन देख लीजिए, C2H4 क्या है यहां पर, C2H4 प्लस हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे यानी C2H4 प्लस H2। ठीक है, तो ये क्या बना देंगे, C2H6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C2H6। यानी ये था क्या, एथीन, एथीन से क्या बन गया, एथेन, यानी हाइड्रोजन का योग हो गया। यहां पर जो दो हाइड्रोजन थे उससे जुड़ गए और ये C2H6 बन गया। ठीक है, ये कहलाएगी योगात्मक अपक्रिया। अब प्रतिस्थापन अपक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे बेंजीन, यौगिक प्रतिस्थापन अपक्रियाओं से क्रिया करते हैं। मतलब जो बेंजीन होते हैं वो प्रतिस्थापन अपक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जहां एक हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, यानी प्रतिस्थापन अपक्रिया किसमें प्रदर्शित होती है, जो बेंजीन्स वाले होते हैं, एरोमेटिक यौगिक।
ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, वहां प्रतिस्थापन अपक्रियाएं प्रदर्शित होती हैं। यहाँ एक हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जैसे एक बेंजीन रिंग ली, हमने एक बेंजीन लिया, क्या लिया, बेंजीन यानी C6H6, और इसकी क्रिया हमने करा दी किससे, कार्बन 12 से। ठीक है, किससे करा दी, कार्बन, एक मिनट, कार्बन 12 नहीं है यहाँ पे, Cl से, क्लोरीन से क्रिया कराते हैं। किससे क्रिया कराएंगे बच्चों, Cl2 यानी क्लोरीन से। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर C6H5Cl ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, एक Cl इस पे जुड़ जाएगा और यहां से एक हाइड्रोजन कम करके इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। ठीक है, यहां से बेंजीन में से एक हाइड्रोजन कम किया और Cl2 में से एक Cl कम किया और दोनों HCl बना लिए, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा C6H5Cl, जिसका नाम क्लोरोबेंजीन है। क्या नाम है इसका बच्चों, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस तरीके से ये प्रतिस्थापन अपक्रिया हो गई। प्रतिस्थापन कैसे हुई, क्योंकि हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ क्रिया कर ली, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दिया उसको। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो अधिक होते हैं। ठीक है, यानी बड़े हाइड्रोकार्बन जो भी अधिक कार्बन वाले होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होते हैं। ठीक है, घुलनशीलता, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं और जनरली जल में अघुलनशील होते हैं, इनसॉल्युबल। ठीक है, लेकिन कार्बनिक विलायक जो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स उसमें सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं जिसकी वजह से ये जल में नॉन सॉल्युबल होते हैं, जबकि जो अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्लेमेबिलिटी की, यानी ज्वलनशीलता। ज्वलनशीलता क्या होती है, मीथेन और इथेन, जो मीथेन और एथेन जैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं और ईंधन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो दो हाइड्रोकार्बन है मीथेन और एथेन, ठीक है, उनका उपयोग किसके काम में किया जाता है, दहन के रूप में किया जाता है, यानी ईंधन, फ्यूल्स के रूप में, एज अ फ्यूल, क्योंकि ये हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, हाईली फ्लेमेबल, अत्यधिक ज्वलनशील। ठीक, अब हाइड्रोकार्बन के उपयोग, इसका क्या उपयोग है हाइड्रोकार्बन का क्या उपयोग होते हैं हाइड्रोकार्बन के, देख लीजिए। यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन, ईंधन, यानी हाइड्रोकार्बन का उपयोग फ्यूल्स के रूप में भी किया जाता है। कैसे, जैसे मीथेन और प्रोपेन, कौन से, मीथेन और प्रोपेन जैसे एल्केन्स, घरों में, फैक्ट्रीज में, उद्योगों में, इंडस्ट्रियल में। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, यानी जो वाहन होते हैं उसमें उपयोग किए जाने वाले सामान्यतः ईंधन होते हैं। ठीक है, यानी जो हाइड्रोकार्बन है उसका उपयोग फ्यूल्स के रूप में भी किया जाता है, विलायक यानी सॉल्वेंट्स के रूप में भी किया जाता है। बेंजीन जैसे सुगंधित हाइड्रोकार्बन का उपयोग प्रयोगशाला में और उद्योगों में विलायकों के रूप में किया जाता है, यानी उसे सॉल्वेंट्स के बनाने के काम में लिया जाता है। कहाँ, प्रयोगशालाओं में। ठीक है, और फैक्ट्रियों में। ठीक है, तो फैक्ट्रीज और प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग एज अ सॉल्वेंट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है इसका उपयोग पॉलीमर और प्लास्टिक बनाने में। ठीक है, पॉलीमर और प्लास्टिक बनाने में। एथीन जैसे एल्कीन का उपयोग पॉलीएथिलीन, क्या चीज, पॉलीएथिलीन और पीवीसी जैसे प्लास्टिक बनाने के काम में किया जाता है। पीवीसी मतलब होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी अर्थात पॉलीवाइनल क्लोराइड, ये एक प्लास्टिक होती है। ठीक है, तो इसका उपयोग प्लास्टिक बनाने में भी काम किया जाता है। फिर इसका उपयोग मेडिसिनल, देखिए औषधीय उपयोग क्या है इसका, बीएससी नर्सिंग के लिए तो औषधीय उपयोग इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। मेडिसिनल यूज, कुछ हाइड्रोकार्बन का उपयोग फार्मास्यूटिकल उद्योग में भी किया जाता है, जैसे कुछ दवाएं हैं, और एनेस्थेटिक्स के उत्पादन में भी किया जाता है। ठीक है, यानी कुछ हाइड्रोकार्बन का उपयोग ड्रग्स के रूप में भी किया जाता है। अब हम देखते हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी जो हाइड्रोकार्बन है वो हमारे पर्यावरण को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण देख लीजिए क्या होता है। वायु प्रदूषण में हाइड्रोकार्बन के दहन से वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। यानी अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, जैसे मीथेन, इथेन आदि को, तो उसमें से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। ठीक है, धुआं निकलेगा तो क्या होगा, ये हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाएगा, जिससे एयर पॉल्यूशन की समस्या उत्पन्न होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी उत्पन्न होती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो जो इन्वायरमेंटल है उसका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, जल एवं मृदा प्रदूषण, यानी वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन की भी समस्या उत्पन्न होगी। हाइड्रोकार्बन विशेषकर तेल का रिसाव जलीय जीवन और मृदा की गुणवत्ता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो जल में भी मिल जाते हैं और जो सॉइल है उसमें भी मिल जाते हैं, जिससे उसे क्या कर देते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं, यानी उसमें वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन की समस्या क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऊर्जा विकल्प, ऊर्जा विकल्प क्या है, एनर्जी अल्टरनेटिव्स। देखिए, प्रदूषण को कम करने के लिए हाइड्रोकार्बन को सौर ऊर्जा, सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बदलने का प्रयास किया जा रहा है। यानी ये जो हाइड्रोकार्बन है इसके स्थान पर किसका उपयोग करें, जिससे कि पॉल्यूशन ना हो। तो इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, जो सोलर एनर्जी होती है और विंड एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बदलने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको प्रदूषित होने से बचाया जा सके। ठीक है, अब यहां पर कुछ किताबें रिकमेंड की गई हैं बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए हाइड्रोकार्बन पर, यानी जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसके लिए कुछ किताब हैं, देख लीजिए कौन कौन सी। जैसे आर.एस. अग्रवाल की किताब है एक, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेडी ली है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइम अगर क्वेश्चन पढ़ना है तो आर.के. गुप्ता से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी जो है कक्षा 12 के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा जो क्लास 12 की बुक है केमिस्ट्री की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कोई भी सिलेबस होता है एंट्रेंस एग्जाम का वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, इसलिए हमें एनसीईआरटी पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, अप टू 12th, ठीक है, जो 12th की किताबें होती हैं उसको जरूर स्टडी करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री पीडब्ल्यू जो एटकिंग्स है, पीडब्ल्यू एटकिंग्स, वो बहुत ही अच्छी किताब है। अब स्टडी टिप्स, हाइड्रोकार्बन के जो अध्ययन के लिए कुछ युक्तियां बताई गई हैं वो देखिए क्या है। स्टडी टिप्स फॉर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अंडरस्टैंड द बेसिक, यानी जो हाइड्रोकार्बन है उसके बेसिक को समझें। ठीक है, ये सुनिश्चित करें कि आपको हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र, जो जनरल फार्मूला है, स्ट्रक्चर है और उसका क्लासिफिकेशन है, उसको कितना समझ में आया है। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन को किस तरीके से अध्ययन करेंगे, सबसे पहले उसका जनरल फार्मूला देखेंगे, उसकी क्या स्ट्रक्चर्स हैं, आईयूपीएसी किस तरीके से नाम लिखा जाता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस नेमिंग कंपाउंड्स,
अब जो कार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स, उनके यौगिकों का नामकरण करने में अभ्यास करें। हाइड्रोकार्बन का अच्छे से नाम लिखने के लिए आईयूपीएसी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा। जो आईयूपीएसी है उसको अच्छी तरीके से समझें, यानी बार बार प्रैक्टिस करें और विभिन्न प्रकार की किताबों जैसे एनसीईआरटी बेस्ड किताबें हैं उसमें हाइड्रोकार्बन्स दे रखे होंगे, उनके नामों की जो नाम है उसको लिखने का प्रैक्टिस करें, अध्ययन करें आईयूपीएसी के आधार पर किस तरीके से लिखा जाता है, तब हम विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स का नाम लिखने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, फिर अभ्यास समस्याएं हल करें, यानी सॉल्व प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उसको अध्ययन करें, जो हाइड्रोकार्बन से संबंधित अधिक से अधिक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चनों को हल करें। अब इसके बाद यूज डायग्राम्स। देखिए जैसे बेंजीन रिंग है, ठीक है, क्या है बेंजीन रिंग या मीथेन ईथेन, इसकी स्ट्रक्चर है, इसको अपनी किताबों पर मतलब कॉपी पर उसको बनाने का प्रयास करें, बेंजीन रिंग, ठीक है, या टॉलुइन है, बेंजीन क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, इस तरीके से जो भी डायग्राम से उसको बनाएं, उसकी रूपरेखा तैयार करें, रेखा चित्र से समझ में और ज्यादा अच्छा याद होगा, जिसे लंबे समय तक हम याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इन जो भी हमने ये टिप्स बताए हैं उसको अपनाएंगे तो आपको बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार हो पाएंगे। ठीक है, तो आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था हाइड्रोकार्बन। उसके क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या थे, इनके बारे में जाना। आप इसे अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए, पढ़िए, जिससे आपकी एंट्रेंस एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम आगे एक और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।